लिया कि मन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए, मुझे लगने लग जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात करने लग जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लग जाऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कोशिश करूँ या बहुत ज़्यादा सजने संवरने की बातें करने लगूँ। बीमारी मेनिया की बीमारी कहलाती है, जिसमें कि इंसान को लगने लग जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली में रन करता है, मतलब एक जनरेशन में किसी को है तो दूसरे को हो सकता है, तीसरे को हो सकता है। नमस्कार, मेडिकल माइक के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करने वाला हूँ एक मानसिक बीमारी के बारे में, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। हिंदी में इसे द्विध्रुवीय विकार भी कहते हैं। जैसा कि नाम में ही इसका मतलब छुपा है, द्विध्रुवीय मतलब कि दो ध्रुव, यानी एक नॉर्थ एक साउथ। उसी तरह से इस बीमारी के दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कहने का मतलब है इसी बीमारी में एक डिप्रेशन और एक मेनिया का फेज होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया क्या है और डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के बारे में कई बार पहले भी मैं बता चुका हूँ और आप भी जानते ही होंगे कि डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं। उदास रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, पढ़ाई करने का मन नहीं करना, नींद कम या ज़्यादा आना, या खाने पीने में का मन नहीं करना, और कभी कभी इसमें याददाश्त की भी थोड़ी कमी होने लग जाती है, या कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर भविष्य के बारे में अंधकार में जैसी बातें आने लग जाती हैं। तो इस फेज़ को हम डिप्रेशन कहते हैं, जो एक साथ आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत ज़रा सोचिए कि अगर मान लिया कि मन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए, मुझे लगने लग जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात करने लग जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लग जाऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कोशिश करूँ, या बहुत ज़्यादा सजने संवरने की बातें करने लगूँ, तो ये बीमारी मेनिया की बीमारी कहलाती है, जिसमें कि इंसान को लगने लग जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये दो ध्रुव है। एक है जिसमें कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब ये बिल्कुल अपने मूड से नीचे, और दूसरा में जिसमें कि वो अपने मूड से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति में ये दोनों फेज आए, कभी डिप्रेशन कभी मेनिया, या फिर डिप्रेशन या फिर मेनिया, या दो तीन डिप्रेशन या दो तीन मेनिया, तो अगर किसी व्यक्ति में इस तरह की परेशानी आए तो हम उसे बाइपोलर डिसऑर्डर नाम से जानते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक है जिसमें कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 कहते हैं और दूसरे को बाइपोलर डिसऑर्डर 2 कहते हैं। तो एक में तो मेनिया हो गया और डिप्रेशन हो गया, जबकि दूसरे में मेनिया भी है और डिप्रेशन भी है, लेकिन मेनिया की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही छोटे स्तर की होती है, इसलिए हम उसे हाइपोमेनिया नाम से जानते हैं। तो अगर हाइपोमेनिया और डिप्रेशन हो तो हम इसे बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक मानसिक बीमारी है, तो ये लगभग समाज में 2 से 3% लोगों को प्रभावित करती है। इसके कारण अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है। बाकी मानसिक बीमारियों की तरह इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ये किसी इंसान के जेनेटिक्स में यानी हेरिडिटरी हो, या किसी तनाव के कारण भी आ सकता है, या किसी जेनेटिक परिवर्तन के कारण जैसे म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है। तो ये कई कारणों से हो सकता है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली में रन करता है, मतलब एक जनरेशन में किसी को है तो दूसरे को हो सकता है, तीसरे को हो सकता है। पर डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी में हो सकता है। इसकी संभावना 15% के आसपास होती है। अगर एक माता या पिता को अगर ये बीमारी है तो बच्चे में होने की संभावना लगभग 15%, और अगर 2 जनरेशन या 2 लोगों में है तो इसकी संभावना थोड़ी बढ़ती चली जाती है। तो हमने कारण जान लिया, हमने ये जान लिया कि ये कितने लोगों में होता है। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो आमतौर पर इसे लोग स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। लोग देखते हैं तो हंसते हैं कि अरे इसे क्या हो गया, कैसे बोल रहा है, कैसे बातें कर रहा है। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो अक्सर इतनी ज़्यादा गंभीर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुइसाइड जैसी बातें सोचने लग जाते हैं, या कभी कभी कदम भी उठा लेते हैं और कभी कभी सुइसाइड कर भी लेते हैं। तो हमें इसीलिए हमें इसको ठीक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खास तौर पर कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहली दवाई जिसे हम लोग मूड स्टेबलाइजर कहते हैं, तो जैसे हम अपने टीवी के वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइजर लगाते हैं या लगाते थे, उसी तरह से हमारे मूड को भी नियंत्रित रखने के लिए एक स्टेबलाइजर लगाते हैं, जिसमें कि ना तो ज़्यादा डिप्रेशन हो और ना ही ज़्यादा मेनिया हो, और वो बीच में हमारे मूड को संतुलित करके रखे। तो इनकी कुछ दवाइयों में शामिल हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम वैल्प्रोएट है,
कार्बामाजेपिन है, ऑक्सकार्बाजेपिन है, इस तरह की कुछ दवाइयाँ प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक कुछ दवाइयाँ हैं जैसे ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन, हेलोपेरिडोन, इस तरह की कई अन्य दवाइयाँ हैं जिसमें प्रयुक्त होती हैं। ऐसे लोगों में अक्सर नींद की भी कमी हो जाती है, तो उन लोगों को बेंजोडाइज़ेपिन जैसी दवाइयाँ जैसे क्लोनाज़ेपाम, लोराज़ेपाम जैसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं कुछ दिनों के लिए। पर घबराइए नहीं, आदत नहीं लगती है अगर आप डॉक्टर के सुपरविज़न में दवाइयाँ खा रहे हैं तो। एक सबसे ज़रूरी बात कि आम तौर पर इस तरह की बीमारियाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। एक एपिसोड आता है, किसी को 2 महीने बाद भी आ सकता है, किसी को 6 महीने बाद भी आ सकता है, किसी को 10 साल भी बाद आ सकता है। तो डॉक्टर के सुपरविज़न में रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें, वो आपको इसका सही समाधान बताएंगे कि किनको दवाई कितना दिन खाना चाहिए। आमतौर पर अगर ये एक एपिसोड होता है तो आमतौर पर 1 साल से 1.5 साल के आसपास में दवाई खानी पड़ती है। अगर 2 एपिसोड हो गया तो कम से कम 3 साल से 4 साल के आसपास में दवा खानी पड़ती है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आमतौर पर ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग यानी ज़िंदगी में चलानी पड़ सकती हैं। कई लोगों को इलाज के दौरान दवा से फ़ायदा नहीं मिलता है तो उनके लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शॉक थेरेपी भी दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मॉडिफाइड ईसीटी दिया जाता है जिसमें कि उस तरह के मिर्गी जैसे झटके नहीं आते हैं और ये काफ़ी सुरक्षित है, कि उतना ही सुरक्षित है जितनी कि आपकी दवाइयाँ हैं। इसलिए अगर ज़रूरत भी पड़े कभी किसी को आपके आसपास में या परिचित में तो उससे परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के बताए के अनुसार चलिए और इस तरह के रोगों से दूर रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।